रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, और इसी के साथ हम माज़रत ख़्वाह हैं कि इस डिले के लिए, जो कि किसी वजूहात से जो हम लोगों का ये ऑडियो सिस्टम था उसके कैबिनेट की चाबी जो है वो खो गई थी, तो इसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। डिले के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, और इसी के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे कल्बे सिब्तैन साहब से कि कुरान शरीफ की तिलावत करके इस सेशन का आगाज़ करें। कल्बे सिब्तैन साहब। अस्सलामु अलैकुम। हमारे यहाँ दस्तूर शरई है कि जब कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो कुरान मजीद की तिलावत तबरुकन की जाती है, तो ज़ाहिर है कि वक्त ज़्यादा हो गया, इसलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसका तर्जुमा आप सब जानते हैं कि ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है सिवाय इसके कि जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमाल अंजाम दिए और जिन्होंने हक़ की वसीयत की और जिन्होंने सब्र की वसीयत की। एक सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल्बे सिब्तैन साहब, आपका शुक्रिया। अब हम दावत देते हैं कायम साहब से कि डैश पर तशरीफ़ लाएँ। कायम साहब ICCI के फाउंडर, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, और इन्हीं की काविशों का नतीजा है कि ये फ़ोरम जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीक़े से फॉर्म हुआ है। आप बॉम्बे बेस्ड हैं, आपका ताल्लुक़ लखनऊ के पड़ोसी जगह से है, और आप हम सब में से एक वो चमकता हुआ हीरा हैं जो सेल्फ मेड हैं, और अपनी काविशों से उन्हीं ने एक अच्छा मकाम बॉम्बे में बनाया है। ये वहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट और दीगर बिजनेसेस में शामिल हाल हैं। हम आप सब की तरफ से और इस फोरम की तरफ से सैयद कायम साहब का वेलकम करते हैं। अब हम दावत देंगे मेजर जाफरी साहब से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ICCI के, कि आप जो हैं वो तशरीफ़ लाएँ। मेजर जाफरी साहब ने एक अच्छा करियर फ़ौज में गुजारने के बाद इंजीनियरिंग कोर में वापस आके सोसाइटी से जुड़े, और अब अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी काविशों से सोसाइटी के नौजवानों को कुछ वापस देना चाहते हैं। तो ये बहुत अलग अलग मुख्तलिफ़ लेवल्स पर सोशल वर्क, मोटिवेशनल स्पीचेस, नेटवर्किंग, करियर काउंसलिंग करते रहे हैं, और अब आपने ICCI का हेडक्वार्टर लेवल पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से मनसब संभाला है। मेजर जाफरी साहब को हम वेलकम करते हैं। इसी के साथ हम दावत देते हैं अब मंसूर महमूद साहब को, जो कि UP चैप्टर के डिप्टी चेयरमैन हैं। मंसूर साहब जो हैं वो नमूना है नौजवानों का, जो कि एक प्रोफेशनल अप्रोच लेके चले। आपने इरमा जैसे एक प्राइम इंस्टीट्यूट से MBA की डिग्री हासिल की, और फिर आके अपना फैमिली बिजनेस, जो इनके वालिद साहब महमूद साहब ने गोल्डन टी की शक्ल में बहुत पहले इस्टेब्लिश किया था, जो अपने आप में अपनी कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल है बिज़नेस का। मेरा ख़्याल है जब कोई बिज़नेस के बारे में ABCD भी नहीं जानता था, तो उन्हीं ने एक वन मैन एफर्ट से एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया, उसको एक अच्छे मकाम तक पहुंचाया, और उनकी काविशों और मेहनत के ज़रिए
उन्हीं ने इस गोल्डन टी के ब्रांड को घर घर तक पहुंचाया। और आज वो दिन है कि जब भी चाय का नाम आता है तो हम उसको कोरिलेट अपने घरों में गोल्डन टी से करते हैं। महमूद साहब जो हैं वो उनकी काविशों, उनके इस्टेब्लिश इदारे को जो है वो अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेके चले हैं और उसको बेहतर बनाया है। अब इसके साथ इनको वेलकम करने के बाद हम सेशन का आगाज़ करते हैं। आप लोगों को वेलकम करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हम लोगों के बीच इस पहले ट्रायल सेशन में शामिल हुए। ये अपने आप में मेरा ख़्याल है लखनऊ में पहला इस तरह की नशिस्त है जिसमें हम लोग नौजवानों को पोस्ट एकेडमिक डोमेन में बताना चाह रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए और आजकल की जो दुनिया है, जो हम लोग का नेशन है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम लोगों से बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। एक वो दौर था जब लोग जो थे वो तालीम की, एजुकेशन की अहमियत को नहीं जानते थे। इसमें बड़ी काविशें की गई। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने इस मुहिम को अपना एक मिशन बनाया और उसको एक लेवल तक पहुंचाया। इसी तरह से वजीफ़े सादात ने एक हिस्टोरिकल मिशन की हैसियत से इस काम को अंजाम दिया और कोशिश ये की कि घरों घरों तक जो है वो तालीम का पैगाम पहुँचे और लोग तालीम याफ्ता हो के एक जगह तक पहुँचे। अब जो दौर है वो दौर जो है बहुत तेज़ी से आगे गुज़र रहा है। हम लोग जो हैं अभी उस दौड़ में हैं तो मगर अभी पीछे हैं। उस दौड़ में आगे निकलने के लिए हमें ज़रूरत है कि अब एक वो दौर था जब हम लोग तालीम की अहमियत नहीं जानते थे, हम लोगों को ये बताया गया, हम लोगों के बुज़ुर्गों ने बताया, हम लोगों ने उसको अपनाया, अपने आप को तालीम याफ्ता किया। अब जो दौर है वो है क्वालिटी एजुकेशन का। क्वालिटी एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन कि आप कोई भी काम करिए तो अगर उसके अंदर मेरिट नहीं है तो आप आगे चल के एम्प्लॉयबल नहीं हो सकते हैं। उसका एक छोटा सा नमूना है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, पीएचडी कर लिए, तो ये सिर्फ एक टाइम पास होगा या एक अपने आप को धोखा देना होगा। एंड रिज़ल्ट ये होता है कि आप घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए वापस घर क्या लेके लौटते हैं। तो सारी बात अब है क्वालिटी एजुकेशन की, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की और इस चीज़ की कि हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं वो कहाँ तक हमें ज़रूरियात से नज़दीक करता है। एक तरफ मार्केट की ज़रूरियात है, दूसरी तरफ कुछ हम करना चाहते हैं, तीसरी तरफ कुछ कोशिशें हो रही हैं हमें कुछ बनाने के लिए। इन सब को हमें जोड़ना है। जोड़ना कैसे है? एक तरफ मार्केट के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर उनको एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए तो उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सिखाएं। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो आज उसको हायर करें, कल से उनके कंप्यूटर पर बैठ के उनका काम सलीके के साथ, क्वालिटी के साथ अंजाम दे सके। हमें एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ऐसा चाहिए कि जो कि 1 घंटे के अंदर कम दामों में एक अच्छा काम कर दिखाए। हमें रोज़ाना एक कारपेंटर की ज़रूरत होती है, एक एसी मैकेनिक की ज़रूरत होती है, एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, एक इंजीनियर की ज़रूरत होती है। मगर अगर सब अपने झांक के देखें अपनी ज़रूरियात में तो हम सबको ज़रूरत एक ऐसे आदमी की होती है जो कि काम को सही सलीक़े से मुनासिब दामों में करना जानता हो। अब एक स्टेप हम लोग और पीछे लेते हैं। वो स्टेप लेके ये देखते हैं कि क्या हम में से जिसने जो जो हुनर, जो जो तालीम हासिल की है,
क्या वो इस रिक्वायरमेंट को मीट करने में कामज़न है? क्या इस लायक है कि जो मार्केट के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट आउट कर सकते हैं? तो ज़्यादातर जवाब यही आएगा कि नहीं। अब इस नहीं के पीछे बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, बहुत सारी इसके वजूहात हैं। वजूहात शुरू होती हैं बेसिक तालीम से। बेसिक तालीम वो है कि इसमें किसी को ब्लेम देने की बात नहीं है। आजकल आमतौर से रोज़ाना हम अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से मिलते हैं, आप लोग भी मिलते होंगे, और महसूस ये करते हैं कि हर एक के अंदर एक जज्बा है। आप सब का यहाँ आना इस चीज़ का इंडिकेशन है कि हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं। हम लोग कुछ किसी चीज़ की तलाश में हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमारा हाथ पकड़ ले, कोई हमें पीछे से सहारा दे दे और हम आगे अपने गोल तक पहुंच जाएं। तो एक बेसिक तालीम जो हो रही है वो नाक़िस हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रही है। जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं जो कि स्कूल नहीं बल्कि दुकानें हैं। वो कंसंट्रेट इसके ऊपर नहीं करते हैं कि बच्चे का मुस्तकबिल बनाया जाए, वो कंसंट्रेट इसके ऊपर करते हैं कि कैसे हमारा ये स्कूल प्रॉफिटेबल हो जाए। टीचर्स को कम सैलरी दी जाती है, फ़ीस ज़्यादा ली जाती है, पढ़ाया कम जाता है। नतीजा ये होता है कि वालिदैन जो हैं वो इस लेवल की उनके अंदर शऊर नहीं है कि वो अंदाज़ा लगा सकें कि उनका बच्चा आला तालीम पा रहा है, मगर वो ये खुश हैं कि उनका बच्चा स्कूल जा रहा है। ये ख्वाब जो है वो जब जाके टूटता है जब 12 साल बाद उनका बच्चा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में, किसी ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाता है। तो ये जो ख्वाब है ये जब जाके टूटता है, मगर इस ख्वाब के टूटने से इसके असरात क्या होते हैं ये हम में से सब अच्छी तरह जानते हैं। यही शक्ल कुछ ऐसी है कि हायर एजुकेशन की है। एक हम लोगों के अंदर एक बन गया है, उसकी भी वजूहात यही है कि हम लोग को कोई गाइड करने वाला नहीं है। और इस वजूहात की वजह से ये है कि हम लोग हमेशा सब स्टैंडर्ड पोस्ट स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं इस उम्मीद में कि कुछ कर दिखाएंगे, कुछ कर लेंगे। बहुत सारी जगहों पर हमने ये देखा, रोज़ाना देखते हैं कि लखनऊ के इतराफ़ में 100 इंजीनियरिंग और मैनेजरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं। ये सारे कॉलेजेस वो हैं जो ऑन एन एवरेज 50,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक सालाना बच्चों से चार्ज कर रहे हैं। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है हो, मगर फैकल्टीज़ नहीं हैं। इनके पास वो इंतज़ामात नहीं हैं कि बच्चे का मुस्तकबिल कर सकें। ऑन एन एवरेज 2 लाख से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसमें वालिदैन को जो जद्दोजहद करना पड़ती है उसका सिर्फ हम हल्का सा इंडिकेशन ये देंगे कि वालिदैन जो हैं वो जो अपनी बेस्ट सेविंग है उसको कुर्बान करते हैं, अपनी जायदाद को, माएँ अपने जेवरात को गिरवी करके बेच करके ये ख्वाब उनका पूरा करने की कोशिश करती हैं। मगर एंड रिज़ल्ट उसका ये निकलता है कि जब बच्चा MBA करके या इंजीनियरिंग करके इस सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से निकलता है तो वो या तो क्रेडिट कार्ड बेच रहा होता है, या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेच रहा होता है, या वो मेडिकल रेप होता है, जो कि एक इंटर पास या BA पास लड़का भी कर सकता है। इसका फिर हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे नौजवानों की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। ऐसे लोगों की हैं जो शऊर याफ्ता हैं, जिनके पास शऊर है, ये इम्तियाज़ कर सकते हैं कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। इसके बैकड्रॉप में जो है वो 2 लेवल के काम होना है। एक जो पुरानी एक ट्रेडिशंस चली आ रही हैं कि साहब हम अपने बच्चे को जो है वो इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ज़माना बदल गया है, आजकल क्या पता कितनी चीज़ें ऐसी हैं, कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से ज़्यादा जो है पेइंग हैं। आपको 2 एग्ज़ाम्पल कोट करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल है वेल्डिंग का। अगर आज हम किसी अपने बच्चे से, अपने नौजवान से कहते हैं कि तुम वेल्डिंग का कोर्स कर लो, तो हो सकता है गुस्सा हो कि हमसे बात करना छोड़ दे, और हो सकता है कि वो दोबारा मिलने भी हमसे गवारा ना करे। मगर फैक्ट ये है कि हम खुद अपनी आँखों से बड़ौदा में देख के आए हैं कि पॉलिटेक्निक में वहाँ की, कि वहाँ का बच्चा जो
वेल्डिंग गैस पाइपलाइन जो होते हैं, जो गैस को ले जाते हैं, इसकी पाइपलाइन की वेल्डिंग के लिए रिलायंस जो हायर करता है, आप में से कोई बता सकता है कि अंदाज़न उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती होगी? कोई इंडिकेशन दिए? स्टार्टिंग सैलरी जो है वो उसकी 40,000 होती है। इस तरह से अभी शाहकार हमारे सामने मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हम ही में से एक नौजवान है, ये हमारे ही भाई हैं जो इवेंट मैनेजमेंट में आ गए। कितने में से हम लोग के लोग हैं जो इवेंट मैनेजमेंट को जानते हैं? कहाँ से शुरू किए थे, कहाँ पहुँच गए वो? सिर्फ उनको एक रास्ता हमवार मिल गया। तो इस तरह से कहने का मतलब ये, इतने सारे कोर्सेज़ हैं कि जो हम करके आगे बढ़ सकते हैं, अपने ख्वाब, अपनी फैमिलीज़ के ख्वाब, अपने वालिदैन के ख्वाब, अपनी सोसाइटी के ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। एक गैप है बहुत बड़ा डिमांड और सप्लाई में। एक तरफ डिमांड जो है उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते हैं कि हर एक कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, हर एक स्कूल को एक अच्छा टीचर चाहिए, हर एक घर को एक अच्छा मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। मगर दूसरी साइड पर, सप्लाई साइड पर जब आइए, भले हम बात करें इंजीनियर की, भले हम बात करें डॉक्टर की, भले हम बात करें मैकेनिक की, भले हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की, इन सब में जो है वो एक गैप है। ये कोई भी इनमें से मौजूदा लोगों में बहुत ही कम होंगे, मेरा ख्याल है 5% या 10% ऐसे लोग हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। बाकी सब जो हैं वो कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं। तो लिहाजा वो लोग उस जाके गैप को फिल कर रहे हैं जो कि उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। इसमें गैप्स हैं, साउथ और नॉर्थ में गैप है, कम्युनिटीज़ में गैप है, विद इन कम्युनिटीज़ सेक्स में गैप है, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, मुस्लिम, शिया, इस सब में पीछे हैं। तो लिहाजा इस गैप को फिल करना पड़ेगा। इसकी फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम ही आप लोगों में से वो लोगों को लेना पड़ेगी कि जो लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं और जो इस चीज़ को समझते हैं कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या आगे हो सकता है। इसको कैसे किया जा सकता है, उसका सिंपल एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि जब आप कॉलेज से निकलते हैं एक अच्छी तालीम लेने के बाद, कॉलेज आपको कुछ ऐसी बेस प्रोवाइड करता है कि जिसको आप आगे लेके किसी भी लाइन में आगे जा सकते हैं। हर स्कूल, हर एजुकेशन सिस्टम आपको डिसिप्लिन सिखाता है, हर एजुकेशन सिस्टम आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आप 2 और 2 4 कर सकते हैं। हर बेसिक सिस्टम आपको ये बताता है कि आप जो हैं वो किस तरह से ड्रेसअप होइए यूनिफॉर्म की शक्ल में, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए दूसरे लोगों के आगे। हर करिकुलम जो है वो अवेयरनेस पैदा करता है कि अमेरिका कहाँ है, एशिया कहाँ है, बैंकॉक कहाँ है, चाइना कहाँ है, जोग्राफी की टर्म में। हर एजुकेशन सिस्टम आपको हिस्ट्री के ज़रिए ये बताता है क्या चीज़ आपको अपनाना चाहिए, क्या चीज़ छोड़ना चाहिए। एक सेइंग है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एंड हिस्ट्री इज़ अ बेस्ट टीचर। तो वो चीज़ जो है वो हमें हिस्ट्री किताबों से लेना चाहिए। यही अवध था जहाँ हम ही आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो एक ज़माने में पैसे में खेल रहे होते थे। तो हमें ये जायज़ा करना पड़ेगा कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमने वो ग्लोरियस पीरियड गंवा दिया। तो ये हिस्ट्री का सबक है जो कि हमें अपनी किताबों से मिलता है। तो एक कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, कोई भी स्कूल हो, वो एक बेस क्रिएट करता है जिसके ऊपर हम अपने करियर को बिल्डअप करते हैं। अब करियर को जब बिल्डअप करते हैं तो हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक ये होना चाहिए कि हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर आदमी जो है मैनेजर नहीं बन सकता, हर आदमी IAS नहीं बन सकता, हर आदमी PCS नहीं बन सकता। हर एक में कुछ खूबी होती है, कुछ उसके हालात होते हैं, कुछ बैकग्राउंड होता है। और दुनिया का काम जो है वो सिर्फ इंजीनियर्स नहीं चला रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं चला रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दुनिया को चला रहे हैं। और वक्त बदल रहा है। एक ज़माना वो था जब पोस्ट मास्टर की नौकरी होती थी, पोस्टमैन होते थे। अब आप में से बताइए कितने पोस्टमैन दिखते हैं?
जिससे पूछिए आप कहते हैं एड्रेस नहीं, ईमेल एड्रेस हमें दिए। एक ज़माने में ऑपरेटर होती, कहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हैं। अब बताइए आप किसी से पूछते हैं, आप कहते हैं स्काइप का आईडी क्या है। तो ज़माना बदल रहा है, ज़माना बदलने के साथ प्रोफेशंस बदल रहे हैं। हम लोग घरों में शादियाँ होती थी, घर के लड़के जो हैं खाना खिलाते थे, था ऐसा कि नहीं था? अब क्या है, इवेंट मैनेजमेंट है। हर आदमी जो है आप इवेंट मैनेजर्स को दे रहे हैं, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो इन सब चीज़ों से हमें सबक लेना पड़ेगा। इन सब को, इन गैप्स को, इस डिमांड को हम ही आपको फुलफ़िल करना है। तो यहाँ से करियर काउंसलिंग आती है, जो कि हम लोग के एजेंडे पर है कि वो भी हम लोग कराना है। जो हम लोगों से स्कूल वाबस्ता हैं उनसे हम लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है। इसको मास लेवल पर भी करने की कोशिश है कि ताकि यूथ जो है उनको प्रॉपर करियर गाइडेंस मिले, उनके टेम्परामेंट के हिसाब से, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, और वो उस सिंध में जाके अपने आप को इतना बना सकें कि वो रिक्वायरमेंट्स वो मीट करें जो कि डिमांड है। अब इसमें कोई भी आदमी को, कोई भी फैमिली को, किसी वालिदैन को, किसी इंडिविजुअल को प्रोफेशन एसेंट्रिक नहीं होना चाहिए। इसके मतलब अपने आप को अपनी सोच के ज़रिए महदूद किसी एक प्रोफेशन से इब्तदाई दौर में नहीं करना चाहिए, जो आमतौर से हम कर लेते हैं। हम लोगों के पास CVs आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं। बच्चे को बायोलॉजी में 45 मिले हैं, केमिस्ट्री में 35 मिले हैं, आप हमें MBBS में दाखिला करा दिए। अब आप ख़ुद बताइए कि इसके साथ वो MBBS में जा सकता है? अगर आप उससे कहिए फिज़ियोथेरेपी का कोर्स कर लो बेटा, बहुत अच्छा है, वो 10 बार सोचेगा। और फिज़ियोथेरेपी का ऐसा कोर्स है, अगर आप फिज़ियोथेरेपिस्ट हो गए आज कर के दौर में, तो मरी हालत में शाम के वक्त घर जो है आप 5,000 से कम लेके नहीं लौटेंगे। इस तरह के हज़ारों प्रोफेशंस हैं। तो आप लोगों को ज़रूरत ये है कि ख़ुद झांक के देखिए, ख़ुद ऐसे फोरम्स हम लोग क्रिएट करेंगे, उससे वाबस्ता होइए कि ताकि अपने आप को एनालाइज करिए और आप ये देखिए कि क्या आपको कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, जहाँ से आप लेके अपने आप को आगे बढ़ सकते हैं। इसी कैंपस में यूनिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, और इसको आगे एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके हर कोर्स को 100% हम ही लोगों को भर देना चाहिए। इसमें भी एक एग्जाम्पल कोट करके हम आगे बढ़ेंगे कि एक बार टेलरिंग कोर्स एक हम लोगों का है, NCVT अप्रूव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये आमतौर से हम लोगों के यहाँ की बहनें और बेटियाँ करती थीं। एक बार हम लोगों ने देखा एनरोलमेंट लिस्ट के ऊपर कि 4 लड़के कानपुर से रोज़ाना अप एंड डाउन करते हैं कोर्स करने के लिए। बहुत हैरत हुई कि आखिर ये लोग टेलरिंग शॉप खोल रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं। तो फिर एक दिन बुला के उनसे पूछा कि ये बताओ, तुम लोग इतनी मेहनत जो कर रहे हो, रोज़ाना अप एंड डाउन करते हो, MST बनवाया हुआ है, और तुम यहाँ आके जो है वो ये कर रहे हो, तो इसका क्या सबब है? उन्होंने बस एक लाइन में कहा कि साहब वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट है जहाँ पैराशूट्स बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, उसका रिक्वायरमेंट जो है वो NCVT इन टेलरिंग है। क्या हमें पता? हमें नहीं पता, आपको तो दूर। तो ये है सोच। हमें जो है मार्केट में गैप्स जो हैं उनको फिल करना होगा, उनको तैयार करना होगा। तो एक आती है बात एजुकेशन की, हम इस लायक हैं, ज़रूर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IPS बने, IAS बने और आगे निकलें। अगर हम कहीं से समझते हैं तो ये ना समझें कि कोई हम कमतर चीज़ करने जा रहे हैं। अपने आप को वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ दें, उसकी आदत डालें। और वोकेशनल ट्रेनिंग आज के दौर में क्या पता कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इंजीनियर्स और डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहे हैं। आप आके मिलिए, हम आपको बताते हैं। तो हर चीज़ को अप्रिशिएट करने की आदत हम लोगों को डालना चाहिए। अगर हम किसी AC मैकेनिक से मिलें, किसी ड्राफ्ट्समैन से मिलें, किसी इलेक्ट्रीशियन से मिलें, तो हमें उससे भी ऊंची तरह से उसे देखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम वो कुछ कर तो रहा है। अगर जेब में हाथ डाल के देखें तो हो सकता है वो कुछ हमसे ज़्यादा ही घर लेके जाता हो। तो नाम के जो काम है उसके नाम से ना उससे मिलें, बल्कि उसको हमेशा ऊपर देखें कि यही सोचें कि वो कुछ कर रहा है और कामयाब है। ये सोच हम लोगों को बदलना होगी। उसके लेवल पर ये सोच बदलना होगी
कि हमें सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना है, अगर हम नहीं बन पाए बहुत सारी चीज़ें और हम कर लेंगे। हम डॉक्टर नहीं बन पाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर लेंगे। तो ये बदलना होगा। फिर इसी में से एक वो निकल के आएंगे। तो ये लेवल्स हैं कि एक एजुकेशन की लेवल है, सेकंड लेवल जो है वो आपकी है हुनर की, कि आपके पास कोई हुनर होना चाहिए। एजुकेशन ने बेस क्रिएट किया, हुनर ने आपको निखारा, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस। आपके पास हुनर है, एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ नहीं। हम लोग ITI में अपने इनकरेज करते हैं, कहते रहते हैं बार बार कि बच्चों को जिस दौरान वो 1 साल का 2 साल का कोर्स कर रहे हैं उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर दिए, ताकि उनको सीखें, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में जाके मिलें। फिर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मेंशन करेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं हायर करने के लिए, 100% प्लेसमेंट है। जो बच्चा यहाँ UITC से मुंसलिक होता है वो 100% प्लेस होता है। वो आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं हुआ कि जो कि हमारी नज़र से गुजरा हो अनएम्प्लॉयड हो। मगर एक और माइंडसेट है, यहाँ पर एस्कॉर्ट्स आई, यहाँ पर थॉमसन आई, गोदरेज आई, ये वोल्टास आई। थॉमसन वालों ने जब रिक्रूटमेंट किया तो उनका रिक्वायरमेंट था पूरी यूपी से रिक्रूट करने का। उन्हें कहा हमें यूपी गए, ऐसा स्टाफ नहीं मिला, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिला, हम सब लोगों को आप ही के यहाँ से रिक्रूट करेंगे। और उन्हीं ने किया। उनका ट्रेनिंग, उनकी पोस्टिंग जो है गुड़गांव में होना थी। यहाँ से जो है वो सब बच्चे सेलेक्ट हुए, मगर उन्हीं ने ऑप्ट जो है वो नहीं किया। उन्हें कहा कि भाई हम घर पर रहेंगे, हमें जो सैलरी दे रहे हैं उसमें वहाँ हमें कुछ नहीं बचेंगे, यहाँ पर हम उतने पैसे, ठीक है उनकी सोच सही है, मगर एक उन्हीं ने चीज़ सोचना भूल दी कि अगर वो थॉमसन को ज्वाइन किया होता तो उनको जो एक्सपोजर मिलता, जिन मशीनों पर काम करने का उनको मौका मिलता, तो आज की उनके 10,000 15,000 की तनख्वाह हो सकता है कल 30 होती, और जब हुनर उन मशीनों पर सीख जाते तो उनकी मार्केट वैल्यू 50,000 60,000 की होती एज आ एम्प्लॉय। और वही अगर अपना काम करते तो फिर आप सोच सकते हैं क्या होते। बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ नाम हम मेंशन करेंगे। आप जिंदल्स को देखिए, कुछ नहीं, पाइप की दुकान पर, कबाड़ी की दुकान पर काम करता था, पाइप उतरते देखा, ब्रिटेन से पाइप आ रहा था, उसने कहा ये पाइप हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो उसने जो है पुराने पाइपों को जो है प्रोसेस करके ठीक करके बेचना शुरू किया। आल जिंदल के नाम से पाइप जो हैं वो घर घर में हैं। रिलायंस वाला यमन में पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल भरता था, आज पेट्रोल बेच रहा है। तो इसके बारे में जो है एक सीरीज़ है लोगों की, जो कि एक सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि हम लोग सब कर सकते हैं। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सोच बहुत बड़ी होती है, उसके साथ साथ हालात, सपोर्ट। तो इसी चीज़ को जो है वो साकार करने के लिए कि एक्सपीरियंस गेन करने के बाद नेक्स्ट लेवल आती है कि आप अपना खुद काम कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बहुत ही हम लोग फिर शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के जो कि पूरी इंडिया में अपनी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उन्हीं ने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया है, और वो लोग सब इत्तेफाक से साथ मिले, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसका नाम उन्होंने ICCI दिया, उसको प्रोफेशनल अंदाज से मैनेज किया। सबसे पहली मुलाकात जो हमारी हुई और ये बातचीत हुई तो बहुत रिलक्टेंस के साथ हम इन लोगों से मुंसलिक हुए, मगर उस बात में जब बात हुई तो बहुत प्रोफेशनलिज्म झलकी इनकी हर चीज़ में, ब्रोशर में, अप्रोच में, पब्लिसिटी में, गेटअप में, डेमोन्स्ट्रेशन में, हर चीज़ में एक चीज़ हमने देखी कि प्रोफेशनलिज्म थी, और दूसरी चीज़ नीयत के अंदर, बातचीत के अंदर कुछ करने की, कुछ हेल्प करने की कम्युनिटी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जज्बा था। तो इसलिए हम बहुत ही इनकरेज हुए, और तलाश भी थी कि एक ऐसा लिंकेज कुछ हो जो कि एजुकेशन, वोकेशन, एक्सपीरियंस के बाद ऐसे नौजवानों को गाइड कर सके कि तुम अपना ख़ुद का कारोबार इस्टेब्लिश करो और उसको इस्टेब्लिश करके आगे बढ़ो। और कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कब कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ जो है ये इस फोरम से प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ हम आप सबका शुक्रिया फिर से अदा करते हैं, और इसके बाद जो सीरीज़ होगी वो एक्टिविटीज़ की वो ये होगी कि कायम साहब, हमारे महमूद साहब जो हैं वो ये बताएंगे कि सर्विस
विज़ ख़ुद की बिज़नेस में जो है वो क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं। उसके बाद कायम साहब जो हैं वो आपको ऐसे कुछ बिजनेसेस के बारे में बताएंगे जो कि कम पैसे में या बिना पैसे के किए जा सकते हैं। फिर हमारे मेजर जाफरी साहब आपको ये बताएंगे कि ये फोरम जिसके वो CEO हैं वो आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए सिंसियरली डेडिकेटेड वे में कुछ करना चाहते हैं, उनका इवैल्यूएशन होगा और वो क्या कर सकते हैं उनके बारे में बताएंगे, कुछ इस इदारे के बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों से ये गुजारिश है, आप लोग मुंसलिक रहिए। कोई भी ज़रूरियात जो है वो आपकी ज़रूरियात हमारी ज़रूरियात है। हम लोगों का सिलसिला ये होना चाहिए कि एजुकेशन के लेवल पर क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। उसके बाद करियर पाथ में किसी भी चीज़ को जो है वो बुरा या अच्छा ना समझें, जो हमारा टेम्परामेंट हो उसको हम अपनाएं। उसके बाद अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस गेन करें और लास्ट स्टेज में अगर हमारे अंदर ज़रा सी भी ख्वाहिश है अपनी ख़ुद की बिज़नेस करने की तो उस ख्वाहिश को दबाएं ना, बल्कि रिस्क लेके आगे बढ़ें और जो सपोर्ट कम्युनिटी से मिल रहा है उसको हासिल करके आगे बढ़ें। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए क्वेश्चन आंसर सेशन टुवर्ड्स एंड रखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना हो तो आप उसमें कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मंसूर है और मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे एक प्रेजेंटेशन दूंगा। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि एक प्रोग्राम दीन और हम 27 जून से गोल्डन पैलेस में शाम को 8 साढ़े 8 बजे से शुरू हो रहा है और ये 25 जुलाई तक चलेगा। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, आप लोग इसको अटेंड करें। शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं और कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन कुछ काम आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहले क्या चीज होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन से मैं शुरू करूंगा। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन willing to put his or her career at financial security at stake or take risk in the name of an idea, spending much of his time as well as capital on देखिए रिस्क था, चली गई। एंटरप्रेन्योर वो होता है कि जिसमें हिम्मत होती है, वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार होता है। आमतौर पे हम लोगों की कम्युनिटी में जो एक प्रिविलेज कल्चर है कौन होता है, तो थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी में यह है कि जॉब पालो सुकून से और सरकारी हो तो और भी अच्छा है, तो जिंदगी अच्छी बीत जाएगी। ये एक हम लोग की कम्युनिटी में बीमारी है। हम लोग बिजनेस को इंकरेज नहीं करते हैं। हम अपना एग्जाम्पल बताएं, जब मैं MBA कर रहा था तो हमारी जॉब अमूल में लग गई। जैसे ही अमूल में जॉब लगी, रिश्तों की भरमार, रोज फोन आए, अब ये रिश्ता आया है, वो रिश्ता आया, आप शादी के लिए, तो बड़ा अजीब लगता था। अभी पढ़ाई पूरी की हुई है, बीच में गुजरात में कुछ माहौल खराब हो गया, मुझे वापस आना पड़ा अमूल को छोड़ के और वापस अपना बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। बिजनेस में मतलब सब कुछ छोड़ के आए थे जॉब वॉब, तो बिजनेस में इतना मन भी नहीं लग रहा था शुरू में, तो सोचा शादी कर ले। तो हमने तो भाई लाओ भाई कहाँ गए वो रिश्ते, बोला सब गायब। अब बिजनेस में आ गए हैं तो कोई तैयार नहीं है। तो ये हम लोगों की कम्युनिटी की एक कमी है कि हम लोगों की कम्युनिटी में बिजनेस को इनकरेज नहीं किया जाता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सोचना कि बिजनेस गलत है, कमतर चीज है, ये एक माइंडसेट को चेंज करना है। दूसरी ये सोच कि साहब जिनके पास पैसा होता है वही बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप अभी नजमी साहब ने नाम लिए कुछ बिजनेसेस के,
जितने भी आपको बड़े बिजनेस मिलेंगे वो बहुत छोटे से शुरू हुए हुए मिलेंगे। रिलायंस ने धीरू भाई अंबानी ने शादी में जहेज लेके बिजनेस शुरू किया था अपना। इसी तरीके से बहुत से एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से बिजनेस शुरू किया और वही बिजनेस आज बड़े हुए हैं। तो ये सोचना बिल्कुल ही गलत है कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तब तक बिजनेस नहीं कर सकते। तो एक आदमी कुल मिला के जो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है, एक उसके दिमाग में आइडिया है कि मैं इसको साकार करूंगा, वही एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जो सेफ्टी रखना चाहता है कि नहीं साहब किसी चीज़ पे फॉल बैक करने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले अपने अंदर आप ये जज करिए कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं। अब ये बिजनेस जो है वो जॉब से बेटर क्यों है, एक छोटा सा पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है और सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये आपको कंप्लीट फ्रीडम देता है। जॉब में आप किसी के ऑर्डर के कायल हैं, जो अगला कहेगा आपको अपनी फ्री सोच, अपनी फ्री थिंकिंग नहीं अप्लाई करने दी जाती है। आप एक सेट पैटर्न में जाके ढलते हैं और आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं। हमको नमाज़ पढ़नी है, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हम नमाज नहीं पढ़ने जा सकते। हमको और कोई दिन याद करनी है या हमारे शौक़ हैं, हम वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। तो कंप्लीट फ्रीडम आपको बिजनेस देता है अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की, और इससे ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। दूसरा पॉइंट है कि ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ है। आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक आप पहुंच जाइए। जॉब में तो साहब आप शुरू किया, आपने क्लर्क से आप डायरेक्टर होके, डिप्टी डायरेक्टर होके रिटायर हो गए, या किसी मैनेजर बन के वाइस प्रेसिडेंट होके रिटायर हो गए, लेकिन बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है। तीसरा पॉइंट, आप खुद एक नौकरी क्रिएट कर रहे हैं। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपकी बिजनेस ग्रो कर रही है और एक दायरे को आप अपने एम्प्लॉय कर रहे हैं तो 40-50 घरों को कम से कम आप रोजी दे रहे हैं। तो आप खुद एक बिजनेस करने का, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तरीका बन जाते हैं। अब हर आदमी अगर यही सोचे कि हम जॉब करेंगे तो जॉब मिलेगी किसे? कुछ को तो सोचना पड़ेगा कि हम बिजनेस करें ताकि दूसरों को जॉब दें। आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिजनेस के जरिए, डिफरेंट तरीकों से करते हैं लोग। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो जितने भी टाटा सर रतन टाटा ट्रस्ट है, टाटा की सारी इनकम एक ट्रस्ट को जाती है जो सोसाइटी को प्लाउ बैक हो जाती है। टाटा का कोई ओनर नहीं होता है। इसी तरीके से आप बिजनेस में करके आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि बिजनेस के लिए क्या आपको माइंडसेट चाहिए। इसको जरा आप पॉइंट वाइज ध्यान से देखिएगा, हर पॉइंट में बड़ी गहराई है। शुरू करते हैं। एक बिजनेसमैन जो होता है वो कोई नई चीज क्रिएट करना चाहता है। एक जॉब वाला जो होता है वो जैसा चल रहा है वैसा चले। क्रिएटिविटी वर्सेस कंफर्म। बिजनेसमैन चाहेगा कि हम कुछ नया क्रिएट करें, उसके मन में हमेशा ये ख्वाहिश होगी। एक जो जॉब करने वाला आदमी होगा वो सोचेगा कि यार जैसे पिछले लोग करते चले आ रहे हैं हम भी उसका एक पार्ट बन जाएं और उसको करते रहें। तो आपके अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए। दूसरा, जब आप बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कई मौके ऐसे आएंगे जहां पे आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। आमतौर पे लोग इसमें टूट जाते हैं। हमको भी करना पड़ा, कई मौकों पे करना पड़ा, लोगों को भी करना पड़ा। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप इसको एक एक्सपीरियंस की तरह लेंगे, ना कि हमारा ये एक सेटबैक है छोटा सा, लेकिन ये फेलियर जो है कंप्लीट फेलियर नहीं है, ये हमारी हार नहीं है। दोबारा खड़े होंगे, दोबारा फिर से मैदान में कूद पड़ेंगे। जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है, एक बिजनेसमैन में और एक आम इंसान में, एक एंटरप्रेन्योर में, आम इंसान में फर्क ये होता है कि आम इंसान जो होता है वो चीजों को ज्यादा अहमियत देता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी हो, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस हो, मेरे पास इतनी गाड़ी हो। एंटरप्रेन्योर जो होगा वो अपने एक्सपीरियंस को वैल्यू देगा, वो अपने एक्सपीरियंस के लिए इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। पैसा है, वो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए पैसा खर्च कर देगा और बिजनेस में कूद पड़ेगा। तो वैल्यू हमेशा एक्सपीरियंस को देगा। हमेशा कुछ ऐसा करना चाहेगा
जो चीज नुमाया हो, सिग्निफिकेंस में आए, ना कि जो चीजें पहले से होती चली आ रही हैं वही चीज करे। इसीलिए आमतौर पे ये होता है कि बिजनेसेस फेल होते हैं। लोग नॉर्मल सोच के लोग बिजनेस में एंटर करते हैं, 4 लोग जो कर रहे हैं बैंड वैगन की तरह वही चीज करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि वो बिजनेस फेल हो जाता है। जैसे बैंड वैगन चलती है किसी भी चीज की, हर आदमी उसकी तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन जो ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है वो चाहता है कि हम सब कुछ जो भी करें वो जरा अलग हटके करें। बिजनेसमैन हर चीज में एक्सीलेंस डिलीवर करता है। आमतौर पे सोच ये होती है कि काम को दूसरे के ऊपर डालना। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सोचता है कि दुनिया हमारी कस्टमर है, अगर हम अपने एक एम्प्लॉय से भी डील कर रहे हैं तो उसके लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके दें कि उसको आसानी हो, हमारे एंड से जो कुछ भी निकले उसमें क्वालिटी हो, एक्सीलेंस हो। किसी भी काम में अगर हम ऑफिस भी अपना बना रहे हैं, हम किसी से बात भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक एक्सीलेंस झलके, हर चीज में उसका एक्सीलेंस आपको नजर आएगा। हमेशा अनसर्टेन फ्यूचर के लिए तैयार होता है। कल क्या हो इसकी फिक्र उसको नहीं होती है। एक एंटरप्रेन्योर आज और अभी में जीता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं उसको परफेक्शन से करना है, कल क्या हो इस चक्कर में बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पाते। एक एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो आज और अभी में जिए, अभी जो बेस्ट पॉसिबल हो वो डिसीजन लीजिए और उस काम को करिए। जो भी एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा वो इस सिचुएशन पे नहीं पहुंचेगा कि जब प्रॉब्लम आए तब उस पर हम रिएक्ट करें। वो प्रॉब्लम को बहुत पहले से देख लेगा और एक इनिशिएटिव लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि क्योंकि सब ज्यादातर लखनऊ के लोग हैं, हाथी पार्क के छत्ते पे कितनी रोड ब्लॉक होने लगी है, अक्सर जाम लग जाता है। अब सरकार लगी हुई है कि किसी तरीके से उसको बड़ा किया जाए, लेकिन कब से वो प्रोजेक्ट चल रहा है। सिंगापुर में 2 मिनट के लिए कहीं पे कंजेशन हो रहा था तो $15 बिलियन लगा करके गवर्नमेंट ने समंदर के नीचे से रास्ता निकाला। तो ये अप्रोच में फर्क है कि वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं शुरू से, हम लोग रिएक्ट करते हैं। अब जब एकदम ही सर पे आ गया डंडा के साथ गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, तब पुल को चौड़ा किया जाएगा। बिजनेसमैन जो है वो छोटी मोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ही सीज अ बिग पिक्चर। एक एंटरप्रेन्योर जो है उसके सामने कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो वो निटी ग्रिटीज तो अपने एम्प्लॉयज पे छोड़ देगा, एक मोटा मोटा देखेगा इसमें पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये उसकी नजर में 1 मिनट में आ जाता है। तो ही ऑलवेज सीज अ बिग पिक्चर। हमेशा काम को अपने जिम्मे लेने की कोशिश करेगा, ना कि दूसरों के ऊपर टालने की। हमेशा खुद आगे बढ़ के आएगा। आमतौर पे ये होता है कि आप फलाना चीज उनके जिम्मे कर दें, फलाना चीज उनके जिम्मे कर दें। एक एंटरप्रेन्योर जो होगा वो चीजें अपने ऊपर पहले लेगा, उसके बाद जो कुछ बचेगी वो दूसरों को देगा। हर काम जो करेगा पूरी लगन से करेगा, किसी काम में कोई कोताही नहीं। जो भी करेगा वो पूरी लगन से उसको पूरे होल हार्टेड वे में अंजाम देगा। हमें लोग आमतौर पे ये इससे ज्यादा ड्राइव होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसके अंदर इंटरनल ड्राइव होती है, मैं क्या करना चाहता हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दुनिया क्या कहेगी ये उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट या महत्व नहीं रखता है। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम होगी सबसे पहले बढ़ के आगे आएगा, जिम्मेदारी खुद लेगा। अगर कोई सेटबैक होता है, फेलियर होता है, तो ये नहीं कि दूसरों के ऊपर वो उसको भेजेगा कि साहब इनकी वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया। सेटबैक होगा तो सबसे पहले खुद आगे आएगा कि मैं अकाउंटेबल हूं। हर चीज सही ढंग से करेगा, ना कि आसान तरीके से। जो सही तरीका है उसको सही तरीके से ही करेगा, भले उसमें कुछ मुश्किलात आए। हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर कुछ लॉस भी हो रहा है तो उसको ओवरसी करेगा। आमतौर पे ये बिजनेसेस में होता है, छोटे बिजनेसेस में, कि अभी लॉस हो रहा है, अभी मुनाफा कम बन रहा है, तो आदमी सोचता है कि बिजनेस बेकार है, बंद करो।
एक एंटरप्रेन्योर जो है वो शॉर्ट टर्म कभी नहीं सोचता है, वो ये देख के चलता है कि आने वाले 5 साल 10 साल में हमको क्या हासिल हो सकता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहेगा। एक बिजनेस स्टैब्लिश कर दी, फिर दूसरे बिजनेस में लग जाएगा, दूसरा बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, तीसरे में लग जाएगा, कभी बैठ के सस्ताएगा नहीं। ये एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है। और कामयाबी को एक जिंदगी का तरीका बनाएगा, ना कि ये पहुंच गए बस बहुत है। हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ना कि दूसरों की प्रॉब्लम्स को निकालने की। तो ये भी एक माइंडसेट की बात कि इंसान को किस तरीके का होना चाहिए अगर उसको एंटरप्रेन्योर बनना है। अब उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, बहुत जल्दी मैं उसको आपके सामने बता दूंगा कि इंटेलिजेंस। जब तक एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर इंटेलिजेंट नहीं, एक बेवकूफ आदमी बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो ही नीड टू बी शार्प एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। सबसे अहम, ऑनेस्टी। लोग कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। जिसने ऑनेस्टी को पॉलिसी के तहत इस्तेमाल किया, उससे बड़ा किस ऑनेस्ट आदमी नहीं है। ऑनेस्टी आपके ईमान से जुड़ी है, पॉलिसी नहीं है। हम गलत कर ही नहीं सकते, या आपके जहां पे आपको फायदा होगा वहां पे, जहां पे पॉलिसी चेंज होगी, साहब अभी ऑनेस्टी में पॉलिसी है क्योंकि फायदा है, जहां पे ऑनेस्टी में नुकसान होगा वहां पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट के मैं सख्त खिलाफ हूं, ये अंग्रेजों का स्टेटमेंट है। ऑनेस्टी, अ पर्सन शुड बी ऑनेस्ट, नॉट बाय वर्च्यू ऑफ पॉलिसी, वही कामयाब होता है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी उसके अंदर होना चाहिए, कुछ नया करने का। लीडरशिप, ये बहुत अहम है, यहीं पे आमतौर पे लोग चूक जाते हैं। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जब कुछ अच्छा हो तो हमेशा एक लीडर अपने पीछे वालों को आगे करेगा कि इनकी वजह से हुआ। जब कुछ खराब होगा वो खुद आगे आएगा। हमारे यहाँ जो कल्चर है कि जहां कुछ खराब हुआ साहब सब कोना पकड़ लेते हैं, कोई सामने नहीं आता। तो लीडरशिप क्वालिटीज बहुत हैं, ये मैं बहुत इंट्रोडक्टरी आपको चीजें बता रहा हूं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। पेशेंस, सब्र, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलता, वक्त लगता है। हिम्मत, जाहिर सी बात है, बिना हिम्मत के आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। कमिटमेंट, जो करें उसमें मुस्तकिल मिजाजी लगे रहें। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक पेज में है। अब थोड़ा सा बिजनेस का एक हम आपको साइकिल दिखाना चाहेंगे, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं और हम लोगों के बिजनेसेस में प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों हम लोग के बिजनेस नाकामयाब हो जाते हैं। ये होता है बिजनेस का साइकिल। सबसे पहले हम कोई चीज परचेज करते हैं, नीचे वाले कॉर्नर से देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स को हम बेचते हैं, बेच के हमको रियलाइजेशन ऑफ सेल्स होती है। ये एक बिजनेस की साइकिल है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में इसके ऊपर कुछ प्रॉफिट जोड़ता है। ये जो लाल धारी है ये एक प्रॉफिट दिखा रहा है, ये इस साइकिल पे प्रॉफिट जोड़ रहा है। ये जितनी साइकिल घूमती रहेगी उतना प्रॉफिट का वो बड़ा होता चला जाएगा। अब जो हम खर्चा करते हैं वो इस प्रॉफिट का थोड़ा सा पार्ट निकाल के खर्च करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर, हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में कोई फंक्शन करना है, बच्चे की पार्टी करनी है, जो नीला पोर्शन है इसमें से पैसा निकाल लेंगे, जो कि निहायत ही गलत है। पार्टी कैंसिल करनी है, इस नीले पोर्शन को नहीं छूना है, जो लाल पोर्शन है वो बड़ा होता चला जाए। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरीके से ये लाल पोर्शन और बड़ा होता चला जाए, तभी आपकी बिजनेस कामयाब हो। तो ये एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन था हेलो वर्किंग कैपिटल साइकिल को चलाने का। अब आप बाकी कोई सवाल करना चाहें, ये मोस्ट वेलकम। कोई सवाल किसी के दिमाग में आए? जी सर।
जी जी जी। पहला सवाल ये है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो कम्युनिटी है इसके बच्चे हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। माँ बाप क्या करते हैं, पेरेंट्स फंड्स देते हैं और लोन देते हैं उनके एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। पेरेंट्स के पास क्या होता है कि लोन देते हैं घर बनाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। जब बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई कंप्लीट करता है, एमबीए करता है, ग्रेजुएशन करता है, वो क्या चाहता है कि वो एक जॉब कर ले ताकि वो जो रिपेमेंट्स हैं, वो जो डेट्स हैं, उसके जो लोन है वो क्लियर करे। इन दैट केस अगर वहाँ पे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है तो बिजनेस को क्या होता है कि हमें सडनली वहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलता है। हमें उसके लिए लॉन्ग टर्म गोल मानना पड़ता है। 2 दिन का, 4 साल, 5 साल गोल भी लग सकता है। वो जो इनिशियल स्टेज होती है वहाँ पे वो सफर करता है। 2 3 साल 4 साल वो कैसे चलाएगा? देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आपको एक फॉर्मूला है, गुजरातियों का फॉर्मूला है, 33 महीने से ज़्यादा अगर आपको कोई बिजनेस नुकसान दे रहा है तो उस बिजनेस को बंद कर दीजिए। 33 मंथ्स। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, सबके अपने अपने हालात होते हैं, उसी हिसाब से आप बिजनेस भी कर सकते हैं। हम आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप ऐसा बिजनेस करिए जिसमें आपको रिटर्न 15 दिन 20 दिन 15 महीने 20 महीने के बाद आना शुरू हो। आप एक गाय पाल लीजिए, के वन से वो दूध देना शुरू कर देगी, आप दूध बेचना शुरू कर दीजिए। मैं आपका बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस केस में क्या होता है, जो माइंडसेट होता है एक बच्चे का वो चेंज हो जाता है। वो क्या चाहता है कि वो एक जॉब करेगा और जॉब करते करते फिर वो उसका माइंडसेट बिल्कुल जॉब वाला बन जाता है। वही हम लोग माइंडसेट चेंज करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो फिर वो जॉब ही करने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो बिजनेस उसको टाइम नहीं मिलता। 25 साल 30 साल 35 साल उसकी एज हो जाती है। एक बात तो समझ लीजिए, जिसने अपने करियर के इनिशियल 5 से 7 साल जॉब में लगा दिए, उसके लिए बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है। उसका एक माइंडसेट बन जाता है। ये जो माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पार्क करियर शुरू होने के 3-4 साल के अंदर ही आता है। उसके बाद फिर वो स्पार्क खत्म हो जाता है। तो अगर आपको बिजनेस में रिस्क लेना है, दौड़ लगाना है, तो शुरू में ही लगाइए। इतना वेट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसमें मेरा एक काउंटर है, अगर अच्छे लेवल का बिजनेस करना है, पढ़ाई अच्छी करिए, 5 साल नौकरी करिए और फिर अपना बिजनेस शुरू कीजिए। अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत रेयर है कि आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी मुश्किलों से बहुत सीखेंगे। इनके केस में मामला डिफरेंट है। मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान से निकले हुए लोग हैं, वो ज़्यादातर IITs IIMs के गए। 5 साल IIT का क्वालिफाई करने वाला बंदा वो होता है जिसका मेहनत करना आदत बन चुका है। IIM में सेलेक्ट होने वाला वो बच्चा है जिसकी मेहनत करना नस नस में घुस गई। अपने 5 साल नौकरी करता है, मल्टीनेशनल से करता है उधर, तो उनके खर्चे में सीखता है। वो मिस्टेक करने से बच जाता है अपने बिजनेस को शुरू करने में, क्यों वो करता। दूसरी कंपनी में सिस्टम सीखा, सब कुछ सीखा और आगे हाई एक्सपोर्ट करने लगा। IIT दिल्ली का टॉपर है साहब, मगर 5 साल और 6 साल की नौकरी के बाद अपने कहीं बेचने लगे। किसी साहब ने इंटरनेट का कोई बिजनेस शुरू कर दिया। तो याद रखिए, अगर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है तो नौकरी थोड़ी जरूर करें, मत रखें, एम रखें। और क्या मजाल है कि आप नहीं करेंगे। आप भी अगर आप में जज्बा है तो आप धीरे नहीं पड़ेंगे। मैंने तो 22 साल की नौकरी के बाद बिजनेस किया, ऐसा नहीं है, होना है, लेकिन ये आप दूसरे के कॉस्ट पे सीखिए। मगर मेहनत बेस है। वालैसा लिल इंसानी इल्ला मासा, सूरह नजम में कह दिया अल्लाह ने, पत्थर की लकीर है। किस्मत से, दुआओं से नहीं पूरा होगा, मेहनत से होगा। मेरा बहुत ज़ाती तजुर्बा है। बिजनेसमैन आमतौर पे लोग कहते हैं कि बनाए जाते हैं, मैंने ये महसूस किया पैदा होते हैं। आपको खाली रियलाइज़ करना है। उसमें जनरेशन्स भी काउंट करती हैं, जैसे बताया कि ठीक है नेक्स्ट जनरेशन में आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारा ये ज़ाती तजुर्बा है कि बिजनेसमैन बॉर्न होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है। आप जब एंटर करेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि आप हैं कि नहीं, तो ये रिस्क लेना पड़ेगा। अब मैं कायम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके अपना प्रेजेंटेशन दें। आपका प्रेजेंटेशन ऐसे बिजनेसेस पे है जो बहुत कम या बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है।
शुक्रिया मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ मैं नौजवानों के साथ साथ ख़वातीनों को भी देख रहा हूँ। इमामिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक बहुत अहम जो इनिशिएटिव है वो ब्रिंगिंग विमेन इनटू द मेन स्ट्रीम वो है, क्योंकि अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री देखें तो बिज़नेस तो जनाब खदीजा से शुरू हुआ है। और दूसरी चीज़ इस्लाम में हिजाब की जो बात है वो तभी है कि जब आप बाहर निकलेंगी तभी हिजाब की ज़रूरत है, घर में तो हिजाब है नहीं। इसका मतलब इंडिकेशन ये है कि आप बाहर निकलिए, और बाहर निकलने का मतलब ये है कि आप बाहर निकलिए अच्छे कामों के लिए, बिज़नेस के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है 20 सिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। 20 सिटीज़ मतलब मिनी मेट्रो या लखनऊ जैसे शहर। 11 बिज़नेस ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं, आपके जहनों में पहले से होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है वो। फ़र्क ये है कि अक्सर क्योंकि हम लोग दिन रात 24 घंटे यही सोचते रहते हैं तो हमारे जहनों में रह जाते हैं। आप लोग माशाल्लाह और भी बहुत सारे कामों में मसरूफ़ हैं तो जाहिर है वो चीज़ नहीं हो पाती है। जब तक ये प्रेजेंटेशन ऑन हो रहा है तब तक एक दो एग्जांपल्स के इस्लाम में बिज़नेस के बारे में बार बार ताकीद की गई है। कहा गया है कि 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट है अगर आप बिज़नेस करें नौकरी के मुकाबले। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जब हम अपने पूरे माशरे को, ख़ासतौर से हिंदुस्तानी माशरे को देखते हैं तो बहुत ताज्जुब की बात है कि हम मेन स्ट्रीम से बहुत दूर हैं। हमारी करीब 4 करोड़ की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, जो 25 से 31% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन कंसिडर होती है। और वो 4% में 65% पॉपुलेशन जो है हमारी यूथ की पॉपुलेशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी देश के लिए, किसी भी बिज़नेस के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बिज़नेस की तरफ मुतवज्जा नहीं है। और ICCI का ये इनिशिएटिव, ये विज़न है, ये मोटिव है कि हम अपनी कौम के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ाकर बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उनके बिज़नेस में जो भी मदद हो सकती है वो मदद मुहैया करें। जी तो माशाल्लाह काफ़ी यूथ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन 65% है, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह 90% दिख रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट है हम सब के लिए। देखिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जैसा मंसूर साहब ने बताया कि आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। बेसिकली एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है, जहन में ख्याल चाहिए होता है कि मुझे ये करना है, और उस ख्याल को एग्जीक्यूट करने के आइडियाज़ चाहिए होते हैं। कोई भी चीज़ इंसान अगर सोच सकता है तो वो कर सकता है, याद रखिएगा। अगर आपके जहन में ये ख्याल आता है कि आप ताजमहल बना सकते हैं तो फिर उस डायरेक्शन में आपको काम करने के लिए धीरे धीरे जाने का मौका मिलता है, और फिर आप उसको पूरा कंसीव करते हैं, फिर इसके रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, और वो रिसोर्सेज जनरेट करके अल्टीमेटली उसको बना लेते हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि अगर आपके जहन में आ सकता है तो आप कर सकते हैं। अब आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपके जहन में किस लेवल का और किस मुकाम का और किस ग्राफ का बिजनेस जहन में आता है। जिस ग्राफ के बिजनेस को और जिस ग्राफ के अचीवमेंट को आप अपने जहन में लाएंगे, उस अचीवमेंट को आप उसी तरीके से पूरा कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। एक बहुत अहम बात मैं और कहना चाहूँगा, हालांकि थोड़ी सी स्लाइटली शायद इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। हम एक बहुत ज़्यादा हर मजलिसों से, हर जगहों से, हर इदारों से एक लानत करते हैं इजराइलियों पर। आमतौर से इजराइलियों पर हम खूब लानत करते हैं, लेकिन उनका कोई भी पॉजिटिव एंगल अगर हम सीख लें या उससे कोई इबरत हासिल कर लें तो शायद हम उन्हें कभी बीट कर पाएंगे।
सिर्फ बद्दुआ करने से या सिर्फ लानत करने से कोई काम आसान नहीं होता है। छोटी सी बात, 6 मिलियन की पॉपुलेशन इजराइल की पूरी दुनिया में है, 60 लाख, जो शायद बंबई की आधी पॉपुलेशन से भी कम होगी। लेकिन अगर आप गिनती करने लगे किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स, किसी भी रेंज के प्रोडक्ट्स जिनकी सब ज़रूरत है आपको उनके सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस तरीके से मार्केट क्रिएट हो गई है इंटरनेशनली उनकी, और वो इस जगह इतनी ज़्यादा रीच हो गई है कि आप उससे बच ही नहीं सकते। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को सीखें उनसे जिनमें उन्होंने महारत हासिल करी है। एक और एग्जाम्पल छोटा सा मुझे याद आ रहा है, देता चलूँ। अभी इलेक्शन ख़त्म हुए, सबसे पहला अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ, 51% FDI इन द डिफेंस सेक्टर। अब आप लोग अपने अपने घर जाके सोचिएगा ऐसा क्यों हुआ है। मैं यहाँ पर अपने सवाल को क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देता हूँ। FDI इन डिफेंस सेक्टर, अब आप कोरिलेट करें कि डिफेंस में कौन सी ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस की मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स की सप्लाई करती है, या सिक्योरिटी में 1 नंबर पे है दुनिया में, और ऐसी क्या जल्दी थी जो ऐसा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर से आया। मैं इस फोरम पे वो बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके जहनों को सिर्फ जगाने के लिए ये ज़रा ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ लानत बरामद करने से कुछ नहीं होगा, उनके प्रोडक्ट्स को नापें, उनके प्रोडक्ट्स को देखें, उनके प्रोडक्ट्स को समझें और उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें। आज बड़ी अजीब सी बात है कि बच्चा पैदा होता है, मेरा भी एक 2 साल का बच्चा है, मैं जाता हूँ, और क्योंकि रहबर का हुक्म है कि रज़ाइली प्रोडक्ट्स को हम थोड़ा सा नेगलेक्ट करें, तो मैं ढूंढने निकलता हूँ तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। अब मैं लूँ कहाँ से? ना तो हिमालय बनाता है, ना डाबर बनाता है। मुझे डायपर चाहिए बच्चे का, आपको जॉनसन एंड जॉनसन के पास जाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है आपके पास? कितनी बेसिक चीज़ है, जहाँ से बच्चा पैदा हुआ वहाँ से उनके प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन शुरू हो गया, और मरने तक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस रेंज में सब उनसे हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें, और हम में माशाअल्लाह, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें, सारे बिजनेस, सारे आइडियाज, सारे बेहतरीन अचीवमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आफ्टर द वर्ल्ड इज फॉर आवरसेल्व्स फ्रॉम द अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। किसी भी शोबे में, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, बिजनेस, कहीं भी देख लीजिए टॉप पे मिलेंगे वो। लेकिन अफसोस कि उनसे सीख कर गैर कौम के लोग कहीं पहुंच गए और हम जहां थे वहीं रह गए, और नीचे आ गए, पस्ती की तरफ हम आते हो गए। तो इस चीज़ को ध्यान दें, क्योंकि ये चीज़ें अइम्मा ने तो हमारे लिए, आज नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें आप, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल मुस्लिम कंट्रीज के पास होता है। हिंदुस्तान में एक कंपनी बता दीजिए जो ऑयल इंडस्ट्री में मुसलमान की हो, एक कंपनी बता दीजिए, नहीं मिलेगी आपको। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिमांड और सप्लाई, जैसे कि मंसूर महमूद साहब ने कहा, दोनों के बीच का गैप, और उसको करने की कोशिश और अचीव करने के टारगेट्स। क्रिएटिंग बिजनेसेस फॉर कम्युनिटी स्टार्टअप से आप सब बाकायदा वाकिफ़ हैं, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो इंसान शुरू करना चाहता है बिजनेस को, उसको टेक्निकल ज़बान में स्टार्टअप कहते हैं। आप उसको एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, आप उसको बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, हमारी ज़बान में उसको स्टार्टअप कहते हैं। अगली स्लाइड चलाएं। 11 बिजनेसेस ऐसे हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो लो और नो इन्वेस्टमेंट से आप लखनऊ जैसे शहर में या यूपी जैसे स्टेट में कर सकते हैं। और इसको करने के लिए, ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है प्रेजेंटेशन, इसको करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें ICCI किस हद तक मुहैया करा सकती है, उसके बारे में मिस्टर जाफरी इस प्रेजेंटेशन के बाद बात करेंगे। मतलब हमारा जो लब्बुल-लुबाब है इस पूरे फोरम का, वो ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन डूइंग बिजनेस वर्सेस जॉब, ऑन विच Mansoor Mahmood Sahab has already given his presentation. Then talking about at least some options available for you, so that you can think of doing something, you can start with something, and then how to start it. What is the problem and what is the solution? What is the facilitation required and how ICCI can support you in that. Real estate, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। Real estate consulting services, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है,
घर से भी कर सकते हैं आप। आजकल इतनी ऑनलाइन सर्च इंजन्स और इतने ऑनलाइन पोर्टल्स रियल एस्टेट से लेकर ही हो गए हैं कि आप सिर्फ वहां रजिस्टर कर देंगे तो लोग कीवर्ड से आपको ढूंढ निकालेंगे जिनको जो सामान चाहिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, खासतौर से ग्रोइंग सिटीज के लिए, क्योंकि लखनऊ अब सिर्फ लखनऊ नहीं रहा। पुराना लखनऊ नया लखनऊ हुआ, वो बड़ा सीतापुर की तरफ, इधर फैजाबाद की तरफ, उधर बाराबंकी की तरफ, उधर कानपुर की तरफ, मतलब लखनऊ फैलता 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 अपने आप में एक स्टेट होने जा रहा है। जैसे दिल्ली एनसीआर बन गया। कहने का मतलब जब स्टेट आगे बढ़ेगा, जब शहर आगे बढ़ेगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, उसमें बहुत सारी बिल्डिंगें आएंगी, बहुत से मकानात आएंगे, बहुत से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आएंगे। जब वो आएंगे तो उन्हें बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर आप देखते हैं यहाँ पर जितने बिल्डर्स आपको मिलेंगे बड़े नाम, वो सब बाहर से आके काम कर रहे हैं। मतलब उनको लोकल आइडिया नहीं है, उनके पास नेटवर्किंग नहीं है, आप जैसी नेटवर्किंग नहीं है। हमारी तो नेटवर्किंग ऐसी है कि वंडर्स कर सकती है। 2 महीने 8 दिन मुहर्रम के, हर हफ्ता जुमा का, 1 महीना रमज़ान का, अगर इन सबको कंबाइंड कर लें तो दुनिया में राज कर सकते हैं आप। बहरहाल तो स्टेट एजेंसी बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अपने नेटवर्क पे बात करें, अपने नेटवर्क से आगे बढ़ाएं। ज़रूरत जब पड़े इस पे करने की तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें, मैं और ज़्यादा डिटेल दूंगा। मैं थोड़े से पॉइंट्स देके चला जाऊँगा ताकि आप लोग इस पर और ज़्यादा जहन लगाएं, और बाद में जिनको ये काम करना है वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता करें। मेरा विजिटिंग कार्ड ले लें, मेरा फ़ोन नंबर ले लें, मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी, आज लखनऊ जैसे शहर में भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको बहुत सारा मैन पावर की ज़रूरत है। हर एक इदारे में, अभी मैं पीछे बात कर रहा था मेरे किसी दोस्त से, उनका भी लखनऊ में बिजनेस है, वो कह रहे थे कि रिसोर्सेज की इतनी कमी है जनाब, हमें अच्छे लोग ही नहीं मिल रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं हमको नहीं मिल रहे हैं। ये तो उनकी बात होगी। एक और डेटा आपके आगे रखता हूँ, अगले 5 सालों में हिंदुस्तान में 10 करोड़ स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार स्किल डेवलपमेंट की अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट कर रही है। रीजन समझिए क्यों। 10 crores of skilled manpower is required in India in next 5 years. Can you imagine? हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बिना नौकरी के रह जाएगा। हो सकता है एक को 2 काम करने पड़े, तब भी शायद पूरा नहीं होगा। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलने के लिए सिंपल सा आइडिया है। एजेंसी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेट से अवेलेबल हैं, गूगल से अवेलेबल है, ICCI के थ्रू अवेलेबल है। आप उसे खोलें, उसके बाद नेटवर्क में सहारा मॉल है, एरा हॉस्पिटल है, या इस तरह के जितने इदारे हैं उनके पास जाएं, उनसे कहें साहब आपको नौकरी के लिए किस तरह के लोग चाहिए, वो आपको एक लिस्ट दे देंगे। उस लिस्ट में से आप आइडेंटिफाई करें, इन लोगों के CVs अपने पास मंगाएं, उन CVs को शॉर्टलिस्ट करें, उनको देखें, उसके बाद उन CVs को आगे फॉरवर्ड करें। ऑन एन एवरेज 15 दिन से लेके 1 महीने की तनख्वाह हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट पर रिक्रूटमेंट एजेंसी को मिलती है। मतलब अगर आप 1 महीने में 10 आदमी 20,000 की सैलरी के भी दे सकें तो आप जोड़ लीजिए। कंप्यूटर मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, ये भी एक अच्छा काम है थोड़े इन्वेस्टमेंट के साथ। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने IIT किया हुआ है, ITI किया हुआ है, या जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, एप्लीकेशंस की काफ़ी नॉलेज है। आजकल तो बच्चे भी मोबाइल बनाना और खेलना और उसको उस पर काम करना जानते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ इंडिया में ICT की है। इससे फ़ायदा उठाएं, और ये रीच विलेजेस तक पहुंची हुई है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लखनऊ तक ही ये काम सीमित है। ये काम आगे शहरों से आगे बढ़ कर गाँवों तक पहुँच गया है। लॉन्ड्री सर्विसेज, अब आप कहेंगे भाई हम धोबी मत बनाओ। धोबी लॉन्ड्री सर्विसेज 2 जनरेशन पहले चलाते थे। आज की तारीख में प्रोफेशनल कंपनीज दुनिया की इंक्लूडिंग इजराइल की इंडिया में आके लॉन्ड्री सर्विसेज शुरू कर रही है। हमारे जैसे लोग या बहुत से ऐसे हमारे हजरत यहाँ बैठे हुए हैं जो बिजनेसेस में हैं, जॉब में हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि सुबह उठें, कपड़े प्रेस करें, पहने और ऑफिस जाएं, या फिर धोने को दें और वापस लें। अक्सर बीवी ने थोड़ा सा एक डॉट भी लगा दिया ब्लैक कलर का तो वो शर्ट गई 1 साल के लिए। ऐसे में लॉन्ड्री सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। लॉन्ड्री सर्विसेज में आपने अपनी सामान दे दिया, वो आपके घर पे डिलीवरी दे देंगे, पूरा बना के कायदे से प्रेस करके धो के आप पहन के चले जाइए। छोटे पैसे आपको देना है, लेकिन सर्विस जो दे रहा है वो काफ़ी बड़ा अर्न कर सकता है। डिटेल्स आप बाद में मुझसे और ले सकते हैं। फूड रेस्टोरेंट सर्विसेज, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आजकल ऑफिसेज में लोग ज़्यादातर जंक फूड खा रहे हैं,
अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, तो वो उससे बेहतर है कि अगर आप